आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 19 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। ये रही सुर्खियां। ईरान से पहली बार आ गई न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने की धमकी। क्या ईरान ने बना लिया है सीक्रेट न्यूक्लियर हथियार? ईरान ने अरब मुल्कों को दे डाली खुली धमकी। बड़े हमले की वार्निंग कर दी जारी। गजा में फिर इस्राएली फौज ने ढाया कहर, कई फलस्तीनियों की ली जान। सोमालिया में समुद्री डाकुओं पर तुर्की ने किया हवाई हमला। भारतीयों समेत जहाज अगवा करने वाले डाकुओं के साथ क्या हुआ, बताएंगे हम। ये थी हेडलाइंस, लेकिन खबरें डिटेल में होंगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, सभी धमाकेदार खबरें हैं। पहली खबर एक सवाल के साथ। क्या ईरान अब न्यूक्लियर हमला करने की वार्निंग दे रहा है? क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बम है? क्योंकि ईरान से 19 अगस्त को एक ऐसा बयान आया है जिससे ये लग रहा है कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है और उसके जवाब में ईरान भी न्यूक्लियर अटैक ही करेगा। तो क्या ईरान ने वो बम बना लिया है जिसका डर अमेरिका को है? दोस्तों, हफ्ते भर से हम यही बात कह रहे हैं कि ईरान पर न्यूक्लियर हमले का खतरा मंडरा रहा है। द गार्जियन ने भी आई थिंक यही रिपोर्ट दी थी कि ये ऑप्शन भी ट्रंप के पास है, लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे थे। अब शायद ईरान से जो बयान आया है उसको सुनने के बाद उन लोगों को यकीन आ जाए कि ईरान भी इस हमले का डर महसूस कर रहा है कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। सुनिए खबर क्या कह रही है। ईरान के एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सीनियर सांसद ने अमेरिका को दो टूक वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो ईरान भी बिल्कुल उसी अंदाज में और उसी ताकत से जवाब देगा। उसी ताकत का मतलब तो एटम बम के बदले एटम बम दागना ही हुआ ना। ये सिर्फ सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, ये ओहदेदार भी हैं। ये जो कह रहे हैं वो दुनिया भर ने हेडलाइंस बना लिया है। दोस्तों, ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के मेंबर फिदा हुसैन मलिकी ने ये बात एक इंटरव्यू के दौरान कही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका की तरफ से ईरान पर न्यूक्लियर हमले का कोई खतरा है, कोई इम्कान है, तो मलिकी ने जो कहा वो सुनिए। मलिकी ने कहा कि वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी गैर संजीदा कदम को खारिज नहीं करते, लेकिन अगले ही पल उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी जुर्रत करेंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया को एक खतरनाक जंग में झोंक देगा। और ट्रंप ने कहीं इरादा कर लिया कि ठीक है, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए, तब तो हमला हो सकता है। खैर, मलिकी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया अमेरिका की तरफ से तो ईरान उसी ताकत और उसी किस्म के हथियार से पलटवार करेगा जिस किस्म का हथियार ईरान पर इस्तेमाल होगा। जब उनसे दोबारा सवाल किया गया कि क्या इसका मतलब यह है कि ईरान भी न्यूक्लियर हथियार चलाएगा, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि अमेरिका जो कुछ भी इस्तेमाल करेगा ईरान उसी से उसका जवाब देगा। मलिकी ने ये भी कितना खामोश तरीके से कहा जा रहा है कि अगर एटम बम इस्तेमाल हुआ तो एटम बम से ही जवाब देंगे। क्या रह गया छुपाने को। मलिकी ने यह भी खबरदार किया कि ईरान के कई हथियार और फौजी ताकत ऐसी हैं जिनका अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, ना दुनिया ने देखी हैं। यानी साफ है दोस्तों कि यहाँ कहा जा रहा है कि ईरान के पास कोई सीक्रेट और बड़ी तबाही फैलाने वाला हथियार मौजूद है। फिदा हुसैन मलिकी ने यह भी कहा है कि ईरान अब सिर्फ अपना डिफेंस करने के बजाय ज़रूरत पड़ने पर सीधा और पहला हमला बोलने की पूरी पोजीशन में है। ठप पड़ी बातचीत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका अपने पुराने वायदों को पूरा नहीं करता ना, तब तक बातचीत शुरू नहीं हो सकती और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला भी हल नहीं होगा। यानी दोस्तों, ईरान ने साफ साफ लफ्ज़ों में ये पैगाम दे दिया है कि अगर जंग का दायरा न्यूक्लियर हमले के लेवल तक पहुंचा तो ईरान पीछे हटने वाला नहीं है और अमेरिका को उसी की ज़ुबान में जवाब मिलेगा। इट डजंट मीन कि ईरान इंग्लिश में जवाब देगा, वो फ़ारसी में भी दे सकता है, लेकिन वो फ़ारसी किसी बड़े बम पर लिखी होगी। अब इस वार्निंग को आप चाहें जैसे समझिए, मैंने जो समझा और जो वो छुपे लफ्ज़ों में कह रहे हैं बार बार सवाल पूछने पर, वो तो सब कुछ वाज़ेह है, खुला है, सब सामने है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि ईरान ने सिर्फ अमेरिका को ही हमले की वार्निंग नहीं दी है, बल्कि अरब मुल्कों को भी एक सख्त
तरीन वार्निंग जारी करते हुए हमले झेलने के लिए तैयार रहने को कह दिया है। ईरान के सबसे बड़े फौजी कमांडर ने पर्शियन गल्फ के अरब मुल्कों को साफ लफ्ज़ों में ख़बरदार किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फ़ौज को दी जाने वाली कोई भी मदद ईरान के ख़िलाफ़ सीधी जंग में शामिल होने के बराबर मानी जाएगी। ये ऐसे बयान तो पहले भी आते रहे, इस बयान में नया क्या है वो ज़रा सुनिएगा आखिर तक। 19 अगस्त की शाम ईरानी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, तस्नीम में, मेहर में रिपोर्ट्स जो आई उनके मुताबिक ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने एक सख्त पैगाम जारी किया और कहा कि ईरान रीजन के तमाम फ़ौजी अड्डों पर होने वाली सरगर्मियों पर पूरी नज़र रखे हुए है। उन्होंने अमरीकी फ़ौज को पनाह देने वाले मुल्कों को यानी अरब मुल्कों को साफ लफ्ज़ों में हमले की वार्निंग दी है। अब्दुल्लाही ने कहा है कि पर्शियन गल्फ के वो मुल्क जो बयान जारी करके ये दावा करते हैं कि वो अपनी ज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारी नज़रों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने अरब मुल्कों की हुकूमत को ये याद दिलाते हुए कहा कि इलाके के फ़ौजी अड्डों पर इतनी बड़ी तादाद में फ़ाइटर जेट्स, लड़ाकू जहाज़ों और ख़ास तौर पर रिफ्यूलिंग जहाज़ों की मौजूदगी इन मुल्कों की मर्ज़ी और जानकारी के बग़ैर हो, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। तो अरब मुल्कों को पता है कि उनकी ज़मीन पर अमरीकी फ़ौजी अड्डों में क्या क्या मौजूद है जंग का साजो सामान, इसलिए नन्ना वन्ना छोड़ दें। ईरानी कमांडर ने दो टूक अल्फाज में कहा कि हमलावर अमेरिकी फ़ौज को किसी भी तरह की मदद पहुंचाना या सहूलियत देना सीधे तौर पर अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई में साझेदार होना माना जाएगा। यानी दोस्तों, ईरान ने अरब हुकूमतों को साफ साफ अल्फाज में समझा दिया है कि दोगली पॉलिसी का टाइम ओवर, ये दोगली पॉलिसी अब नहीं चलेगी और अगर अमेरिका को अपनी ज़मीन दी उन्होंने तो ईरान का अगला निशाना वही मुल्क बनेंगे। यानी हमले अब सिर्फ अमरीकी मिलिट्री अड्डों तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि अरब मुल्कों के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब ईरान की मिसाइलों के क्रॉस हेयर में निशाने पर रहेंगे। बात गज़ा की। गज़ा में इस्राएली हमले एक बार फिर से तेज़ हो गए हैं और गज़ा सिटी में एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाए जाने के बाद कम से कम 6 फ़लस्तीनियों के मारे जाने की खबर आई है। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक गज़ा सिटी में एक पुलिस स्टेशन पर इस्राएली एयर स्ट्राइक की गई जिसमें 6 लोग मारे गए जबकि कई दूसरे लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा सेंट्रल गज़ा के नुसरत इलाके में एक मोटरसाइकिल को भी निशाना बनाकर अलग हमला किया गया। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इस हमले में एक शख्स मारा गया, यानी गज़ा में आज कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस्राएली फ़ौज का कहना है कि दोनों हमलों में हमास के ऑपरेटिव को निशाना बनाया गया था और इन हमलों की बाकी डिटेल बाद में दी जाएगी। यानी एक तरफ फ़लस्तीनी मीडिया आम लोगों के मारे जाने और ज़ख्मी होने की खबर दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ इस्राएली फ़ौज इन हमलों को हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई बता रही है और इसराइल की वाहियात दलीलों के बीच हर रोज़ गज़ा में औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं जिनका इस जंग से कोई वास्ता नहीं। और याद रखिए, सीज़ फायर फ़ौजों के बीच होता है, आम लोग और फ़ौज के बीच नहीं। यानी हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड या हमास और IDF और इसराइल के बीच ही तो ये समझौता हुआ था। फिर भी आप उन्हें टेररिस्ट ऑपरेटिव या हमास के ऑपरेटिव बताकर अगर निशाना बना रहे हैं तो फिर सीज़ फायर कहाँ रहा। दोस्तों, हमने परसों रात आपको बताया था कि सोमालिया के समंदर के करीब एक जहाज़ को समंदरी डाकुओं ने अगवा कर लिया था। अब उस मामले में एक बड़ी अपडेट आई है। पता चला है कि उनमें से 4 डाकू मारे गए और यह हमला तुर्की के एक सरकारी ड्रोन से हुआ है, यानी हुकूमत के एक ड्रोन से। पुंटलैंड के सिक्योरिटी अफसरों के मुताबिक सोमालिया के नुगाल इलाके में गरमाल का साहिल है और इसके पास ही यह हमला किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब ये 4 डाकू एक छोटी कश्ती में, एक छोटी नाव में सवार होकर साहिल की तरफ भाग रहे थे। सिक्योरिटी अफसरों ने दावा किया है कि इस एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल किया गया ड्रोन तुर्की की हुकूमत का था। बताया जा रहा है कि ये वारदात MV लुत्फ नाम के जहाज़ के साथ हुई जिसे पीर यानी मंडे के रोज़, आई थिंक 17 अगस्त के रोज़ 8 डाकुओं ने मिलकर अपने कब्ज़े में ले लिया था। ये जहाज़ कैमरून के झंडे तले चल रहा था और इसकी मिल्कियत एक तुर्क कंपनी के पास है। इस जहाज़ पर कुल 10 क्रू मेंबर्स मौजूद थे जिनमें 6 भारतीय शहरी, 1 तुर्क शहरी और 1 जॉर्जिया का शहरी शामिल हैं, जबकि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की पहचान अभी साफ नहीं हो पाई है कि भैया वो किस मुल्क के शहरी हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक डाकुओं ने
इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से ही अगवा किए गए एक दूसरे जहाज जिसका नाम MV स्वॉर्ड बताया जा रहा है उसका इस्तेमाल किया था। ड्रोन हमले में मारे गए 4 डाकुओं के बाद बाकी बचे 4 डाकुओं और जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स के बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। जो जहाज अगवा किया गया था उसके बारे में भी अभी नहीं पता है वो डॉक कहाँ किया गया है। फिलहाल सोमालिया के समंदर में समुद्री डाकुओं की बढ़ती सरगर्मियों ने इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियों की नींद उड़ा दी है। यानी दोस्तों, सोमालिया के समंदर में डाकुओं ने दोबारा अपनी दहशत फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन तुर्की के ड्रोन ने हवा से वार करके साफ पैगाम दे दिया है कि समंदर में गुंडागर्दी करने वालों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। लेकिन क्या ये एक परमानेंट इलाज है या फिर एक वक्ती राहत है? समुद्री डकैती सोमालिया के करीब होती आई है, लगता है कि होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।